हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक लॉ के हवाले से। मैं पढ़ रहा था और यकीनन आप लोग भी देख रहे होंगे उसको कि यूसीसी के नाम से एक नया लॉ है या यूनिफ़ॉर्म कोड कह सकते हैं, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा है। ये क्या है और इसकी ज़रूरत क्या पेश आई इंडिया के अंदर है? बहरहाल इस वजह से वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ आबाद है। मुस्लिम पॉपुलेशन तकरीबन 250 मिलियन, ऑलमोस्ट पाकिस्तान या शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। बाकी रिलीजन्स को मानने वाले भी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश माना जाता है हिंदुस्तान को। क्या है इसके अंदर, और कुछ लोग जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, वो क्यों चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट करवा रही तो वो क्यों चाहती है कि ये बहुत ज़रूरी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, या क्या है? इस हवाले से इसको समझने की कोशिश करेंगे और इस पे बात भी करेंगे। आज हमें जॉइन करें, यकीनन आप सब जानते हैं, लॉयर है, प्रैक्टिसिंग लॉयर है इंडिया में। जॉइन करें नाजिया इलाही खान साहिबा फ्रॉम इंडिया। नाजिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू सो मच फ़खर भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा, नाज़िर जी एक चीज़ बताइएगा कि ये जो यूसीसी है, यानी यूनिफ़ॉर्म जो सिविल कोड है, ये क्या चीज़ है बेसिकली? और लोग इसके हवाले से इतने मतलब परेशान क्यों हैं? इसकी वजह क्या है? थोड़ा-सा इसके हवाले से डिटेल्स बताएँ, फिर परेशानी मैं आपसे पूछता हूँ। जी, फ़खर भाई मैं सबसे पहले आप अभी इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि एक नया कानून, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड नया नहीं है। जी, 23 नवंबर 1948 का 8 से अगर आप देखेंगे, जी, तो कॉमन सिविल कोड को बार-बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि एक ऐसा कानून लाया जाए कि जिसमें सब सारे मैटर्स को एक तरीके से देखे जाएँ। क्योंकि किसी में सक्सेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी मैटर्स में एडॉप्टेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी मैटर में ट्रिपल तलाक का प्रॉब्लम हो जाता है, जी, किसी मैटर में पॉलीगैमी का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी मैटर में जायदाद और इन चीज़ों का प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा कानून लेकर आया जाए, जिसमें हम एकदम संविधान के तरीके से एक ही नज़र से सारे कास्ट और क्रीड को एक तरीके से एक संविधान के तौर पर हम इसको देखें। ठीक राइट, है? अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर दी गई थी और बार-बार शैल का वर्ड यूज़ किया गया है। कुड बी का वर्ड यूज़ नहीं किया गया कि आने वाला है या ओके, आएगा, 5 बार शैल का वर्ड यूज़ है। अच्छा देखिए, जिस संविधान के आर्टिकल 14 को, 21 को, 19 को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, ये जो अभी तबाही मचा रहे हैं और कलेजा पीट रहे हैं, ये जो मौलवी मुल्ला, ये आर्टिकल, इन सारे आर्टिकल्स को मानते हैं, पर इसी संविधान में आर्टिकल 44 है, जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को एक्सप्लेन कर रहा है। जी, तो ये तो संविधान जब बना तब से आया आर्टिकल 44। तो ओके। सबसे पहली चीज़ मैंने क्लियर कर दी ये कि इम्प्लीमेंट नहीं था? अगर 1948 से था तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, क्या वजह थी? एग्ज़ैक्टली इसको मानने को लोग तैयार, मुसलमान जो एक कम्युनिटी है, ओके, इसको मानने को तैयार नहीं हो रहे ठीक थे। है, तो ठीक है, ये जो एक अफ़वाह उड़ाई जा रही है ना कि अचानक से मोदी जी की सरकार आई है तो 3 तलाक पे बात हो रही है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पे बात हो रही है या ओके, पॉलीगैमी हलाला के अगेंस्ट में बात हो रही है, ऐसा नहीं है। देखिए, 3 तलाक का पहला पिटीशन जो है फ़खर भाई, 1984 में शाह बानो और सायरा बानो ने पिटीशन फाइल किया था और ओके, 2016 में मेरा पिटीशन गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जी, और उसके बाद 2017 में उसका बेंचमार्क हिस्टोरिकल जजमेंट आया था। तो ओके, 1984 में तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और मोदी जी की सरकार भी नहीं थी। ठीक है, ठीक है? अब कॉमन सिविल लॉ के बारे में 1948 में बोल दिया गया था, तब तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। अब पॉलीगैमी और हलाला पर आते हैं। पॉलीगैमी हलाला मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये कब लगा? ये 2017 में लगा और कानूनी तरीके से उसको देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से किसी ने बोल दिया है कि इसको पास कर दो, इसका एक हिस्टोरिकल जजमेंट, नहीं, कंटिन्यूअसली 2017 से 2023 आ गया है फ़खर भाई और हर डेट पे मुझे जाना पड़ता है। अब वो मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर पहुँचा है, जी, ठीक है? तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो है, वो जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो है, वो कुप्रथा जो है, जो वल्गैरिटी है, उसको खत्म करने की बात कर रहा है। अच्छा, कॉमन लॉ जो है फ़खर भाई, वो सब पर इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है।
सिख पे, ईसाई पर, हिंदू पर, बौद्ध पे, जैन पर, मुस्लिम्स पे, क्रिश्चियंस पे, सब पे इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को बोला जा रहा है, तो बाकी जितने धर्म के लोग हैं उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन मुसलमानों को प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा। अच्छा, थर्ड थर्ड इसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको दूँगी कि ये जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है, वो ना मुसलमानों को निकाह और मस्जिद से कोई कोई दिक्कतें पैदा करने वाला है, ना अदर कास्ट के जो रिचुअल्स और धर्म की चीज़ें हैं, उसको उससे कोई दिक्कतें पैदा करने वाला है। बात सिर्फ़ इतनी है कि एक भारत में जब हम रहते हैं, तो एक कानून तो मानना पड़ेगा ना हमें। अब देखिए, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में पॉलीगैमी है, 4 शादियाँ हैं, हुँ, ठीक है? हमारे हिंदूज़ जो है, अगर वो एक एक्स्ट्रा शादी कर लेते हैं, तो सेक्शन 499 में उनको 7 साल की पनिशमेंट हो जाती है। तो 2 कानून बन गया, हुँ, एक ही भारत के अंदर। आप 4 शादी शरिया लॉ पे धड़ल्ले से कर रहे हैं, मैं हुँ, उसका भी डेफिनिशन आपको बता हुँ, दूँगी। धड़ल्ले से आप 4 शादियाँ कर रहे हैं और इसी भारत में हिंदूज़ जो हैं वो एक अगर शादी कर लेते हैं तो 7 साल की पनिशमेंट हो जाती है, उनको जेल में हुँ, रहना पड़ता है। जी, अब देखिए हमारा शरिया क्या बताता है कि लड़की का पीरियड्स माहवारी जब स्टार्ट हो जाए तो उसका हुँ, निकाह अप्रूव्ड है। हुँ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के कानून हमारा हिंदुस्तान का कानून बताता है कि जब तक लड़की मैच्योर एडल्ट मतलब 18 साल से ऊपर की नहीं हो जाती है, तब तक अगर उसके साथ सेक्सुअल कोई रिलेशनशिप भी किया जाता है, तो वो पॉक्सो एक्ट में उसको ज़िंदगी भर की सज़ा मिल जाती है। ठीक है। तो एक ही ज़मीन पर, एक ही देश में, एक ही भारत के अंदर ये जो शरिया के नाम पर जो वल्गैरिटी मचाई जा रही है, हुँ, उसको सिर्फ़ बंद करने की बात की जा रही है। हुँ, अब हलाला के नाम पे जो प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता है, जी, कि अपनी ही बीवी को आप दूसरे के बिस्तर पर लेकर जाओ और उसके बाद फिर से निकाह पढ़ो, तो हुँ, ये जितनी कुप्रथाएँ हैं, उसको बंद करने की बात की जा रही है। अब मैं आपको छोटा-सा डेफिनिशन दूँगी हुँ, कि कहाँ-कहाँ पर ये इनको दर्द और इनको खुजली क्यों मची है, हुँ, जितनी भी हुँ, मौलवी, मुल्ला और मुसलमान पुरुष हैं। ये ट्विस्ट एंड टर्न और जंप करते हैं। हुँ, मुसलमान मर्द जब बलात्कार करता है, तो ये शरिया लॉ पे नहीं जाते हैं क्योंकि बलात्कार ज़िना पर हमारा इस्लाम का जो पनिशमेंट है वो बहुत टफ है। हुँ, बहुत ही टफ है। जी, तो इसलिए ये कूद करके जंप कर जाते हैं कि नहीं, जैसे कानून बोलेगा वैसा हम करेंगे। तो 10 हुँ, साल का कन्विक्शन हो जाता है और फिर बेल मिल जाता है। अब जे देखिए जैसे ही आपका ईव टीज़िंग, मोलेस्टेशन इन सारी चीज़ों पे शरिया लॉ जो पनिशमेंट है वो बहुत टफ है। तो हुँ, इसलिए ये कूद जाते हैं कि नहीं, हम इंडियन कानून मानेंगे, हम इंडियन पेनल कोड मानेंगे। हुँ, अब देखिए जैसे औरतों को इद्दत से तलाक के बाद इद्दत से लेकर के जब तक औरत की दूसरी निकाह ना हो जाए, तब तक उनको पैसा देना पड़ता है। तो हुँ, वो पैसा ना देना पड़े इसके लिए ये क्या करेंगे, ये मेंटेनेंस 125 सेक्शन मानने लगते हैं कि नहीं, हम इंडियन पिनल कोड ही मानेंगे, हम सीआरपीसी ही मानेंगे। अब हुँ। देखिए अडॉप्टेशन हमारे रिलिजन में नहीं है। सूरह अल अहज़ब अच्छा, की एक मिनट थोड़ा-सा आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू लेकिन आप ये कह रही हैं कि ऐसा या पाकिस्तान में मैं क्योंकि इंडियन उससे तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ आप बता रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में हिंदू मैरिज एक्ट है। ठीक है? मैं ये नहीं कहता यहाँ पे हिंदुओं के साथ बहुत अच्छा होता है या कोई ऐसा नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो कानून के अंदर मौजूद है वो हिंदू मैरिज एक्ट है। यकीनन अब उनका एक मैं अब कहूँगा कि जी यहाँ ये मुसलमान पॉपुलेशन की कंट्री है तो यहाँ पे लोग उसी तरह जो मुसलमान निकाह करते तो अब हिंदू बेचारा उसका क्या कसूर है? उस हिंदू का तो कसूर बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने रिलिजन के अंदर जो भी उनका निकाह का सिस्टम होता होगा, जो भी जिस तरीका कार है, वो उसी तरीके से करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इसमें अमेंडमेंट्स हुई और हिंदू कम्युनिटी के जो एमएनएस थे उन्होंने कहा कि इसके अंदर हमें अमेंडमेंट्स चाहिए। उन्होंने करवाई और वो बिल पास हुआ और वो अप्रूव होके असेंबली से अब वो लागू है। तो इस तरह की कुछ चीज तो होती है, लाजमी सी बात है जब मुख्तलिफ कम्युनिटीज इतनी बड़ी तादाद में रहती है तो फिर मैं ये कहूं कि नहीं जी, अगर हिंदू पॉपुलेशन की कंट्री है या क्रिश्चियन पॉपुलेशन की कंट्री है जहां पे मेजोरिटी पॉपुलेशन उनकी है तो उनका हो और बाकी लोगों को आप आगे पीछे कर ले। अब बहनों का हिस्सा होता है इस्लाम में। अब हिंदू धर्म का मुझे नहीं पता कि वो सिस्टर का इस शेयर होता है, मुझे जहां तक पता है नहीं होता। तो होता है। ये चीजें फिर और बिल्कुल। आप कह रही हैं कि जी वो जंप कर जाते हैं। रेप के ऊपर मैं आपको बता दूं, रेप के अंदर अगर किसी को अगर वो गिल्टी प्रूव हो जाता है कोई भी उस हवाले से हो,
उसको अपनी सजाएँ हैं जो हमारे और आपके पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में और शायद बांग्लादेश में वो लागू है। मैं उसको शरिया लॉ तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो सिविल लॉ कहेंगे या जो भी कहेंगे, वो लागू है, उसके मुताबिक उसको सज़ा होती है। वो किसी भी रिलिजन से उसको वो हो। उसके लिए ये तो नहीं है कि अगर हिंदू ने कोई किसी के साथ इस तरह का कुछ किया है तो उसको किसी और तरीके से सज़ा दी जाएगी, और अगर मुसलमान ने किया तो उसको किसी और तरीके से सज़ा दी जाएगी। तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ पर आप जंप नहीं कर सकते ना। जी, आपका मन चाहेगा तो आप शरिया लॉ पे आप 4 शादी कर लीजिएगा। जी, आप 10 साल की बच्ची को पीरियड्स हो जाएगा, आप निकाह पढ़ लीजिएगा। जी, पर जब रेप और ऐसी चीज़ें आती हैं, तब आप जंप कर जाते हैं इंडियन पिनल कोड पर, सीआरपीसी पर, जी, भारत के संविधान पर आप जंप कर जाते हैं। तो जी। ये तो नहीं चलेगा ना। हुँ, मतलब आप अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज़ को, आप अपने एडवांटेजेस को देख हुँ, कर के आप जंप जो कूद-कूद करके मेंढक की तरह इधर से उधर जो हुँ, कूदेंगे, तो ये हुँ, तो बंद करना बहुत ज़रूरी है ना। हुँ, 2017 में जब ट्रिपल तलाक का वर्डिक्ट आया, तो पार्लियामेंट पे उस पर एक बिल बिल पास हुआ, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019, जिस पर हुँ, सज़ा मुकर्रर की गई, जी, 3 से 7 साल की सज़ा। तो इम्प्लीमेंटेशन तो ये तो शुरू से है ना। देखिए मॉडिफाई करना तो हमारे इस्लाम में भी है। डायरेक्ट तो कुरान नहीं आया था ना फ़खर भाई। हमारे पास तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल और तब कुरान आया, बिल्कुल ठीक। है ना? तो ऐसा हुआ। बिल्कुल मॉडिफाई सही। मॉडिफाई करना तो इस्लाम ने मना नहीं किया है। तो जी, अगर कुप्रथा को, अगर वल्गैरिटी को बंद करने के लिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं और बुरा लगना भी नहीं चाहिए। पर जिस हिसाब से हमारे भारत में ये मुसलमान ऑर्गेनाइज़ेशन और मौलवी मुल्ला रोज़ कूद रहे हैं, ये तो मतलब हद हो गई है। अच्छा देखिए आप, हमारा कुरान भी कहता है सूरह अन-निसा में जेंडर इक्वालिटी की बात। हमारा कुरान भी इक़रा कहता है, लेकिन उसमें ये नहीं कहा कि औरत नहीं पढ़ेगी, मर्द पढ़ेगा, है ना? तो कुरान भी तो कह रहा है ना कि यही बात, जेंडर इक्वालिटी की बात। पर हमारे देवबंद समाज के जितने भी बड़े-बड़े धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, वो बड़े-बड़े चैनल पर आकर के कह रहे हैं कि भाई हम यूसीसी लाया ही इसलिए जा रहा है कि मुसलमान औरतों को मर्दों के बराबरी का दर्जा दे दिया जाए। हुँ, मगर भाई आप एक इस्लामिक देश में बैठे हुए हैं, आप मुसलमान हैं, पढ़े-लिखे, आप बिल्कुल एक रिस्पेक्टेबल मुस्लिम हैं। जी, क्या आप अपनी बीवी को अपनी बराबरी का दर्जा देने से पहले कतराएँगे क्या? जी। बताएँ? तो ये तो गलत है ना। ये मौलवी मुल्ला अपने आप को इस अथॉरिटी की पोज़ीशन में क्यों डाल रहे हैं कि ये मुझे हमें दर्जा देंगे बराबरी का? ये हैं कौन? जब हुँ। कुरान का अन-निसा कह दिया है कि बराबरी का दर्जा है हमारे पास, तो ये क्यों कहेंगे कि ये हमें देंगे कि नहीं देंगे? तो मेरे ख़्याल से हमारा राब्ता कटा है नाज़िया इलाही साहिबा से, और अभी दोबारा जैसे ही वो हमें जॉइन करेंगी तो यकीनन यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है, और उसकी वजह ये है कि एक बड़ी, मैंने कहा कि एक बड़ी पॉपुलेशन रहती है मुस्लिम्स की, हिंदू धर्म को मानने वालों की, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो यकीनन मेरे ख़्याल में जितने भी बड़े 4-5 रिलिजन हैं दुनिया के, तो उन सब के मानने वाले वहाँ पे एक बड़ी तादाद में मौजूद है। इसीलिए मुझे ये हुआ, लॉज़ हर कंट्री के अपने होते हैं, ना वो मेरे कहने से किसी ने बनाने और ना उसको चेंज करना है। लेकिन क्योंकि मैं समझना चाह रहा था बहुत दिनों से ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, खबरें आ रही होती है। तो मैंने कहा यार मैं भी ज़रा समझूँ कि आखिर इसके अंदर ऐसी क्या बुराई है या क्या अच्छाई है? वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएँगी कि जो लोग बुरा कह रहे हैं, वो भी सामने आ जाएगा, और जो लोग अच्छा कह रहे हैं, वो भी सामने आ जाएगा कि यार ये इसकी चीज़ें बहुत अच्छी है, जो इससे सोसाइटी के अंदर एक बड़ा अच्छा बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है। दूसरी ये है कि सोसाइटी बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगी। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर ये चीज़ें हैं, तो यकीनन मैं चाहूँगा कि मैं भी इस चीज़ को समझूँ एज़ ए स्टूडेंट्स ऑफ मीडिया, एज़ ए जर्नलिस्ट, एज़ ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज़्म, कि पता तो चले कि ये कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है, और जो लोग कुछ चीज़ों के हवाले से मुझे एक बात तो मैं बिल्कुल क्लियर कट कहूँगा, इसमें कोई वो नहीं करूँगा, दो राय नहीं है। कि हम लोग
बाज़ औक़ात कोई चीज़ अच्छी भी होती है, लेकिन हमें लगता है कि यार इससे हमारे किसी चीज़ में मसला आ सकता है, हमारी ज़ात को इससे हो सकता है, तो हम कहते हैं यार चलो इसके खिलाफ जो है ना थोड़ी-सी आवाज़ उठाना, प्रोपेगेंडा करना, तो ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये होता है। बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि मैं इस चीज़ को मतलब ये 1 सेकंड। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम दोबारा से इस चीज़ की तरफ जाएँगे, इस पॉइंट की तरफ जाएँगे कि क्यों लोग इतना इसके अगेंस्ट जाते हैं। जो मैं स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी की बात करना चाह रहा हूँ। 1 मिनट। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक आवाज़ उठाई जाती है कि यार पता नहीं ये हो गया, वो हो गया। तो अगर कोई अच्छी चीज़ भी होती है तो हम कुछ चीज़ों को अपनी अना का, ईगो का, ज़िद का मसला बना देते हैं जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यकीनन मैंने कहा कि कुछ दफ़ा, बहुत दफ़ा बल्कि ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, हमें लगता है ना, मैं रिलिजन की अगर बात करूँ एज़ अ मुस्लिम भी, तो एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जहाँ पे हमें लगता है ना कि हमें फ़ायदा है, हम बड़ा प्रचार करते हैं रिलिजन का, और जहाँ पे हमें लगता है कि यार हमें ज़ात को हमारी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि रिलिजन से थोड़ा-सा साइड पे हुआ जाए। जी, नाज़ा जी आप बात कर रही थी, प्लीज़ अपनी बात को कंप्लीट करें। देखिए फ़खर भाई मैं बस इतना चाहती हूँ कि बैलेंस क्रिएट करने के लिए, एक जेंडर इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए, क्या वाक़ई हम जो जेंडर इक्वालिटी है पूरी दुनिया की मैं बात करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम द हिंदुस्तान या फ्रॉम पाकिस्तान, मैं यूएस की भी बात कर रहा हूँ, मैं जो बहुत अपने आप को सिविलाइज़ और बहुत तरक्की याफ़्ता कौमें कहती हैं, नेशंस कहती हैं, वाक़ई हमारे अंदर है जेंडर इक्वालिटी, हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी सोसाइटीज़ के अंदर इस चीज़ को? बिल्कुल मुस्लिम कम्युनिटी अगर चाहे तो जेंडर इक्वालिटी को बिल्कुल बिल्कुल हम दोबारा लेकर के आ नहीं, सकते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, मैं यहाँ मुस्लिम की तो बात ही नहीं हो रही। मैं ऐज़ अ ह्यूमन बात कर रहा हूँ। हम क्या जेंडर बाकी जगहों पर इक्वालिटी के तो ऊपर बिलीव रखते हैं कि ऐसा हो कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये फलाँ है? ऐसा तो मुझे तो नज़र नहीं आता। ना नहीं, मुसलमानों में नहीं, नज़र आता है, ना किसी और में नज़र आता है। बाकी धर्मों में एक्सेप्ट मुस्लिम, बाकी धर्मों में जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं बाहर भी गई हूँ, मेरे बहुत सारे एक्विनेंटेंस हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जिनके सामने वो सारी मुश्किलात सामने नहीं आई हैं, जो मेरे सामने आई हैं, जो मैंने बर्दाश्त किया है। तो मैंने प्रैक्टिकली बहुत कुछ बर्दाश्त किया है हुँ, और मेरे पास आज मैं 10 साल से जिस फ़ील्ड में काम कर रही हूँ, मैंने लाखों-लाखों मुस्लिम महिलाओं को मैंने रोते हुए देखा है, बिलखते हुँ, हुए देखा है, सिसकते हुए देखा है। रोड पर बच्चे को लेकर के एक थैले में, एक बैग में कपड़ा लेकर के बैठे हुए देखा है। अवेयरनेस के तौर पर और फ्री में कई केसेस देखे हैं और उन लोगों को मैंने बहुत काउंसलिंग किया है बैठ कर के, कभी-कभी तो साथ में बैठकर मैं भी रोई हूँ। तो मुस्लिम कम्युनिटी में जेंडर इक्वालिटी की बहुत ज़रूरी है और जितनी भी कुप्रथाएँ हैं और जितनी भी वल्गैरिटी है, एक एरोबिक नाम दे करके इस्लाम के नाम पर, उसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। और फ़खर भाई दिस इज़ द हाई टाइम कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड ही एकमात्र ज़रिया है, जिसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद मुसलमान महिलाएँ अपने तौर पर, अपने तरीके से, अपने सलीके से अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न ले सकती हैं। एक ज़माने से ये जो डिक्टेटरशिप मर्दों का मुसलमान औरतों पर आया है, वो अब और बर्दाश्त के बाहर है। अब वो और बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं। नहीं तो क्या ये रिलिजन की वजह से है? रिलिजन में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बार-बार कह रही हूँ। तो ये फिर कैसे है? मैंने तो तो ये तो आपको फिर रिलिजन के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? मुझे ये मैं आपसे बात समझने की काफ़ी देर नहीं, कोशिश क्योंकि करूँ कि अल्लाह और व्हाई बंदे मतलब यू पीपल आर इसको कहते हैं ना गड़मट कर रहे हैं विद द रिलिजन। इसका मतलब है ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है, ये रिलिजन का नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं, नहीं। हम फ़खर भाई हम में से कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहा है। जी, ये अल्लाह और बंदे के बीच में मुल्ला आ गए हैं ना। ये तो मौलाना साजिद रशीदी तो न्यूज़ चैनल पर बैठकर बोलते हैं कि जी। कुरान नक़ल का काम है, अक़ल का काम नहीं है। कुरान ने बोला है कि आपको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, वर्जिन हूरें मिलेंगी, 135 फुट की होंगी, वहाँ
चश्मा होगा, नहरें होंगी, शराब जी। होगा, शबाब होगा। तो ये तो अल्लाह और बंदे के बीच में मुल्ला आ गए हैं ना। हुँ, इन्होंने तो मिसगाइड करना करना तो आज से शुरू नहीं किया ना, इन्होंने तो हुँ। बहुत ज़माने से शुरू किया हुआ है ना, ये मिसगाइड मिसगाइड करना। इन्होंने अच्छा, और तो अब जहाँ तक आप कह रही है कि जी मैरिजेस की बात करती हैं आप। रिलिजन के अंदर तो ये बाकायदा है कि आपकी बेटी, आपकी बहन या कोई भी अगर उसका किसी के साथ लेट्स सपोज वो रिश्ता हो रहा है, यानी उसके साथ आप उसकी शादी करवाना चाहते हैं एज ए एल्डर ऑफ योर फैमिली, तो आप बाकायदा उससे उनकी राय पूछेंगे। इफ ही विल बी एग्री फॉर दैट तो वो होगा, अदरवाइज वो निकाह ही नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हमारे हमारे कुरान में ने ये बात कही है, बल्कि कई बार ज़िक्र है कि कई सहाबा कराम ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में बात की है, तो उन्होंने कहा है कि निकाह जायज़ ही नहीं होगा अगर लड़की की हामी ना हो, लड़की की हम्म, रज़ामंदी ना हो। लेकिन हम्म। ये बात मुल्लाओं को समझ में नहीं आ रही है ना, ये बात तो नहीं तो मुल्लाओं को ये समझ फिर में नहीं आ ये रही है। पॉइंट इज कि फिर ये आप मुल्ला को मुल्ला के साथ जो करना है वो करें ना, रिलीजन के साथ अच्छा, फिर दूसरी बात मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या बहनों को हिस्सा जो है इस्लाम में सीधा सीधा है जो हम दबाते हैं, ये चाहते हैं कि यार ये हमारे माँ बाप की जो प्रॉपर्टी थी ये सिर्फ बेटों के पास जाए, बहन के पास तो जानी नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं काम करते बजाय इसके कि हो मतलब रहा है, इस तरह। हाँ। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हम्म। मैंने पहले ही कह दिया आपको सक्सेशन उत्तराधिकारी। जी। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जी। जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में इम्प्लीमेंटेशन में सक्सेशन भी एक पार्ट है, हाँ। कज़न मैरेजेस एक पार्ट है, आपका अडॉप्टेशन एक पार्ट है। हाँ। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं ही तो बोल दिया। सक्सेशन तो है ना, सक्सेशन तो मैंने कहा कि वो क्यों पाकिस्तान के अंदर अगर कोई किसी उत्तराधिकारी का बहन को मतलब हिस्सा अगर भाई नहीं मिलता, किसी उत्तर बहन को अगर हिस्सा नहीं मिलता और वो अदालत जाती है, हालांकि हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं है और काफी स्लो है, लेकिन इसके बावजूद उसको ज्यादा से ज्यादा 3-4 तारीखों या 5 तारीखों में उसको मिल जाता है। वो कहते हैं जाओ भाई, ये पटवारी गया आपके साथ और ये आपके साथ डीसी या फिर पुलिस ऑफिसर आपके साथ गया और अपना हिस्सा जो है वो अलग करवा दे। यानी मैं कहता हूं बहुत स्लो सिस्टम है हमारा, बहुत आप लोगों के मुकाबले में शायद बहुत ही स्लो है। और मैंने कहा कि इनएफिशिएंट है, इस सारी चीजों के बावजूद बहन का हिस्सा अदालत से जिसे कहते हैं यूं मिलता है, नहीं, अगर इक्वल कोई जाए इक्वल तो, अगर कोई इक्वल जाए तो राइट तब। दिया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से इक्वल राइट दिया जाएगा। और ये जो एक दिमाग में मुसलमान मुसलमान भाइयों के जो चलता है जी। कि सक्सेशन उत्तराधिकारी जो है वो सिर्फ लड़का ही हो सकता है, तो जी। जितना 9 महीने का दर्द और लेबर पेन सह करके माँ बेटी को पैदा करती है, उतना ही दर्द बेटे में भी होता है। कोई कोई ऐसा नहीं हो जाता है कि कुछ डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन है। जी। तो सक्सेशन का एक हौवा बनाया गया कि भाई बेटा है तो ही वो उत्तराधिकारी होगा। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि बराबरी का दर्जा दिया जाएगा और बराबर से बाँटा जाएगा। नहीं कैसे, मुझे मुझे आप ये समझ नहीं पा अब रहा बराबरी का। सपोज़ मेरी माँ का एक फ्लैट है, वो 6 जी। लाख रुपए में बिका है। जी। मेरा एक भाई है और मैं हूँ, तो 3 लाख मुझे मिलेगा, 3 लाख मेरे भाई को मिलेगा। नहीं, लेकिन आपको पता है कि ये क्यों अगर सिस्टर का हिस्सा हाफ है उसके पीछे वजह क्या है? डू यू नो अबाउट इट? कि क्यों है? अरे! आपको पता है कि बहन का हिस्सा आधा क्यों होता है भाई से? डू यू नो अबाउट इट? बहन रिलीजियसली का बहन का हिस्सा, यानी आप कह रहे हैं कि जो अपार्टमेंट 6 लाख रुपए का है, 3 लाख आप उसमें लेंगी, हुँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिलीजन यू कैन गेट 2 लाख फ्रॉम देयर। लेकिन वजह क्या है इसके पीछे? डू यू नो अबाउट इट? कि इसके पीछे वजह क्या है कि 2 कोई लाख आपको दकियानूसी मिलेंगे? वजह होगी, कोई दकियानूसी वजह इसके होगी। नहीं, दकियानूसी वजह नहीं है, ये बड़ा क्लियर एक चीज़ है जो मैं आपको मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो लड़की होती है उसको पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में भी शेयर मिलता है और उसको हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी शेयर मिलता है। आधा इसको यहाँ से मिल जाता है और आधा फिर उसके हस्बैंड से मिलता है, तो उसका तो जो शेयर है इसलिए दैट विल बी। इसलिए इसलिए भाई जो है वो उसका उसका पैसा काट लेते हैं। नहीं, नहीं, बाई नहीं काट सकता, बाई का मजाल नहीं है। मैंने शुरिया कहा जो काट अगर देता है, मैं रिलिजन शुरिया के काट मुताबिक देता बात कर है। रहा हूँ, मैं इसीलिए बाई उसका के हिस्से उसका की बात पैसा नहीं कर शुरिया रहा। काट देता आई है। एम जस्ट टॉकिंग ये अबाउट बहाना तो द अगर भाई रिलिजन की कि जो उसके अंदर है। कोई नॉनसेंस ही रीज़न रहा होगा। मैं तो पहले ही बोल दी कोई नॉनसेंस ही रीज़न रहा होगा। अब मान लीजिए कि उसका हस्बैंड बिल्कुल भिखारी होगा, तो दे दो अपना 6 लाख का 6 लाख पूरा। वट एवर द थिंग इज, मैं आपको ये बता रहा हूँ जो आप रिलीजन की बात करें तो मैं आपको उसके मुताबिक बता रहा हूँ। हाँ, नहीं बेशक आप आपने आधा बताया हिस्सा तो लें, सही आप बात पूरा है। हिस्सा लें या आप पूरा उसको दे दे आपने या पूरा बताया आप तो रख सही लें, बात वो है। एक अलग, वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मेरे मेरे बट इट्स हिसाब से
हर बट देखिए इसका एवरीवन हैव देयर ओन रिलीजन परसेप्शन। से फिर कोई लेना देना नहीं है, वो तो अंडरस्टैंडिंग है ना, बहन को वो पूरा अपार्टमेंट दे दे, भाई भाई, दे दे, बिल्कुल दे दे। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू द रिलीजन है तो फिर वो ये है। अब फकर भाई, एवरीवन हैव देयर ओन परसेप्शन। मैंने पहले ही कह दिया कि रीजन जरूर कोई नॉनसेंस ही रहा होगा। सो आई थिंक कि दिस इज आल्सो एन इडियोटिक एंड नॉनसेंस रीजन। माँ बाप की हर चीज पर बराबर का हिस्सा होना चाहिए एंड नहीं, थैंक होना गॉड। चाहिए और है। देखें नाज़िया, होना चाहिए, हम बहुत दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं ना, मैं कहता हूँ यार ट्विटर का जो एलन मस्क मालिक है वो मैं होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। होना चाहिए और होने में फ़र्क है, लेकिन मैं हूँ नहीं। आई एम परिश्रम नॉट तो द कर ओनर ऑफ सकते हैं, ट्विटर, नो, 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 आई एम एफर्ट तो जस्ट कर नहीं, नहीं, सकते नहीं, हैं, जो रियलिटीज़ एफर्ट होती तो है ना, लगा सकते हैं। जो तो फकर भाई रियलिटी ये एफर्ट तो लगा रहे हैं ना। देखिए, जो तीन तलाक रियलिटी बंद, एक मिनट आप मुझे जी, बोल लेने दीजिए, जी, जी, देन डेफिनेटली आई विल लिसन टू। जी, जी। हमें ऐसा लगा हिंदुस्तान की मुसलमान महिलाओं को कि तीन तलाक बंद होना चाहिए और उस पर एक एक्ट बनना चाहिए। तो हम हमारी मुसलमान महिलाओं ने हिंदुस्तान की 1984 से एफर्ट लगाया, तो 2017 में हमें अचीवमेंट मिला ना। मैं अच्छा, जब क्लास 1 में थी, तब से मैंने एफर्ट लगाया, तो आज मुझे रिनाउंड माना जाता है ना, कहा जाता है ना कि भाई इन्होंने अगर मैटर हाथ में लिया है, तो 80% तो मैटर हम जीत सकते हैं। तो मैंने एफर्ट लगाया ना, मैंने उस चीज़ पर मेहनत की ना। मैं एलन मस्क ब आपने एलन मस्क का आपने एक मिसाल दिया है। तो अगर हम आसमान में उड़ने की कोशिश अगर करना स्टार्ट करेंगे, तो कम से कम एरोप्लेन पे तो बैठेंगे ना। हुँ, एटलीस्ट एरोप्लेन पे तो बैठ जाएँगे ना। हुँ। तो यही कोशिश की जा रही है कि इक्वल राइट्स जो है वो दिया जाए। तो इसी इसी कोशिश का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम एफर्ट लगा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक, ख़ैर आपका वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं क्योंकि रिलीजियस आदमी तो नहीं हूँ, ना आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, लेकिन जो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू द रिलीजन मैं वो सामने लेके आ रहा हूँ। वो तो मैंने कहा ना कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। दुनिया के लॉज़ अलग है, कुछ रिलीजन में, हिंदुइज़्म में कुछ चीज़ें होंगी, फिर बी हिंदुइज़्म वेरी जिस फ्रैंक कंट्रीज़ में फकर भाई, उसका एक कानून होगा। उसके मुताबिक वो लोग चलते होंगे। सारी बातें ये होती है कि ना हर चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो सकती है, ना सारी हमारी मर्ज़ी के खिलाफ हो सकती है। हाँ, हम उसको कैसे लेते हैं, इट्स अप टू मतलब यू एंड मी कि हम उसको कैसे लेते हैं। मैंने कहा कि हमें जिस चीज़ में फ़ायदा है उसको हम अच्छा-अच्छा कहते हैं, वो बेशक किसी भी रिलिजन से हो। हम उसको बुरा-बुरा कहते हैं, जो हमें बेशक अपने रिलिजन से हो या किसी दूसरे रिलिजन से हो, हमें लगता हो कि इसमें हमें थोड़ा-सा, हालाँकि ये नुकसान नहीं है। अगर कोई चीज़ें ये बनाई गई हैं तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी लॉजिक होगी। लेकिन मैंने कहा कि हम उस चीज़ को मानते हैं जो हमें फ़ायदा देती हो। जो हमें हमें लगता है कि हमें फ़ायदा नहीं देती, भाई अगर बहन को हिस्सा देगा तो वो कहता है अच्छा ये तो प्रॉपर्टी आधी हो जाएगी, या 25% चली जाएगी, मेरे से 30% चली जाएगी। वो कहते हैं यार ये मैं क्यों दूँ? यहाँ तो मैं इस्लाम को साइड पे क्यों ना रखूँ? किसी और को क्यों ना ढूँढूँ? ये अनफॉर्च्यूनेटली ये माइंडसेट की मैं बात करूँ जो बार-बार मैं घूम फिर के आ रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है। मुझे नहीं लेना ना कुछ, मुझे इस्लाम से कुछ लेना देना है, ना मुझे हिंदुइज्म से लेना है, ना सिखिज्म, सबके अपने अपने रिलीजन है। सब उसमें खुश होंगे और खुश होना चाहिए, उसको फॉलो जिस तरीके से करते हैं फॉलो करना चाहिए। ना मेरे कहने से वो अनफॉलो करेंगे और ना मेरे कहने से वो फॉलो करेंगे। लेकिन मेरा मकसद डिस्कशन का सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों के सामने अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं करना, जो रिलीजन के अंदर लिखा है मैं वो बताऊं। आप अपनी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक अपनी जगह आपकी होंगी। एज ए लॉयर आपकी अपनी चीजें होंगी, आप जो समझती हैं वो अपनी होंगी, जो लॉज होंगे वो अपने होंगे। बीइंग अ लेकिन अगर मुस्लिम, रिलीजन के मुताबिक है तो वो ऐसा नहीं है जो आपने बताया था, मैं उससे डिसएग्री हूं। वो मैं आपको उस पॉइंट पे लेके आ रहा हूं। बेशक वो कोई पॉइंट आप अगर आपके यहाँ अगर लॉ पास हो जाता है कि यार बहन का हिस्सा जो है वो मतलब अगर 100 है तो 100 में से 66 बहन के पास जाएगा और ये 33 जो है भाई के पास जाएगा, तो आप लॉ बना लें। वो वो चीज मैं पॉइंट जो है मैं बार बार उस चीज को मैं रेस कर रहा हूं। अगर आप उसके ऊपर कमेंट करना चाहती है तो यू क्या। देखिए मैं सिर्फ फकर भाई इतना ही बोलना चाहती हूँ कि बहुत पीड़िता किया गया है, बहुत विक्टिमाइज किया गया है मुसलमान महिलाओं को। मैं अपने हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, बाकी देश के लिए बाकी लोग बैठे हैं और इसके लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। काफ़ी वल्गैरिटी और काफ़ी इडियोटिक चीज़ों को बंद करवाया गया है। बाकी चीज़ों के लिए भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम, मैं
अपने संविधान से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़। मैं अपने कानून से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मैं अपने भारत की ज़मीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मेरी आइडेंटिफ़िकेशन है एक औरत। तो औरत को उसके लीगल राइट्स दे दिलवाना, औरत के लिए उसके समाज में आवाज़ बनना, ये मेरा कर्तव्य है और मैं इस कर्तव्य से पीछे नहीं हटूँगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कहा जेंडर इक्वालिटी, तो व्हाट अबाउट द शेड्यूल्ड कास्ट? व्हाट अबाउट दैट? इस पर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, तो इसको एक नहीं, आप इन मीटिंग शॉर्ट मुझे बता नहीं दीजिएगा हो कि पाएगा, वाक़ई हम अगर जेंडर भाई नहीं हो इक्वालिटी पाएगा, कायम बहुत करते सारे हैं? क्या जनरल्स हैं, अमेरिका में काला और गोरा आज अगर भी भाई बहुत इन 21st बहुत सेंचुरी बहुत में सारे अलग नहीं है? जनरल्स हैं, अनफॉर्च्यूनेटली जो बहुत गलत है। फ़खर भाई बहुत सारे जनरल्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, अगर चर्चा करेंगे तो ये एक अलग एपिसोड से आप करेंगे, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूँगी, एट नहीं, मुझे एनी सिर्फ़ इस पे कॉस्ट। शॉर्ट कमेंट आपका नहीं चाहिए हो कि पाएगा, जेंडर नहीं हो इक्वालिटी पाएगा, नहीं, नहीं नहीं, हो जेंडर पाएगा, नहीं इक्वालिटी हो का क्या पाएगा। मतलब है? जेंडर शॉर्ट में इक्वालिटी तो ये है शॉर्ट में कि नाज़िया एक्सप्लेनेशन इलाही मिल खान, पाएँगे फ़खर व्यूअर्स को। यूसुफ़ज़ई, एक्स-वाई-ज़ेड, व्यूअर्स ईच एंड व्यूअर्स एवरीवन समझ इज़ ही नहीं इक्वल। पाएँगे, शॉर्ट में व्यूअर्स समझ ही नहीं पाएँगे, नहीं, क्योंकि तो कैसे कानून जेंडर इक्वालिटी कायम होगी? मसला ये अभी है। हमने 40 मिनट्स में यूसीसी मुझे लगता है कि मैं पूरे तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाई हूँ 40 मिनट्स में बिकॉज़ दिस हुँ, इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर। हुँ। तो आपने जो अभी मुद्दा छेड़ दिया है, उसके लिए भी वी नीड एट लीस्ट 40 मिनट्स और मैं ख़ैर पीछे नहीं एनीवे हटूँगी, उम, मैं पीछे नहीं हटूँगी। नहीं, मैं नहीं, नहीं, प्रॉमिस ख़ैर कर रही एनीवे हूँ कि मैं आपके साथ डिस्कस के लिए ज़रूर बैठूँगी इस चीज़ को भी लेकर। नहीं, नहीं, वो मसला नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है और जेंडर इक्वालिटी की आपने बात की I तो can इसलिए मतलब द understand, क्वेश्चन but अ, we need क्वेश्चन time now to discuss a new topic. नहीं, नहीं, We नहीं, need द time. न्यू टॉपिक नहीं, मैंने कहा ना कि अगर हम जेंडर इक्वालिटी कायम करते हैं, तो उसमें फिर जेंडर्स का मतलब है जेंडर का मतलब ये नहीं है कि हिंदू जेंडर है मुस्लिम जेंडर है, सारे हैं, वो सब हैं, किसी भी रिलिजन के मानने वाले, उन सब के लिए वो चीज़ होती है। वो असल जिस पॉइंट दिन आप इस टॉपिक को लेकर बैठेंगे ना, मैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे पिटिशंस आपके साथ शेयर कर दूँगी। मुझे पिटीशन नहीं जाना, मुझे जैसे जर्नल जाना है, पिटीशन देखें वो जिसे कहते हैं ना कि उन चीज़ों में बिना पद के बात नहीं करनी नहीं, 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 चाहिए। नहीं, नहीं, नाज़िया पता है हम लोगों को उलझा देते हैं। हम 2 + 2 = 4 नहीं बताते किसी को, नहीं, ये नहीं। बहुत गलत है। नो, नो, अब नो, नो, नो। हम जिसे I ये can't do नहीं, नहीं, no. नहीं, हम I can't गुत्थी do this. सुलझाते नहीं है, उलझाते हैं। आप ये बड़ा अभी यूसीसी पर बात कर रहे थे, आप सडनली शेड्यूल कास्ट पर चले गए। तो मैंने कहा जेंडर इक्वालिटी की हम दिस इज़ बात कर मैटर रहे हैं। ना। मैंने दिस इज़ कहा मगर भाई उलझाओ मैटर ना। मैंने कहा कि अचानक से हम आप जंप कर शिट गए ना। मैं इसलिए तो आया कि आपने कहा जेंडर इक्वालिटी कायम होनी है, बहुत एक अच्छी एक बात है। अगर इंडिया इसको एक कायम कर एक देता है, तो मैं यूसीसी कहता हूँ पर अमेरिका भी उससे एक पीछे रह जाएगा यूसीसी क्योंकि को वहाँ पे डिस्कस जेंडर करने इक्वालिटी के नहीं लिए है। फकर भाई एक यूसीसी को डिस्कस यूरोप के करने अंदर के जेंडर लिए इक्वालिटी उस तरह की नहीं है। एक यूसीसी को डिस्कस करने के लिए हम लोगों को 45 मिनट्स लगे। तो जब आप शेड्यूल कास्ट पर आए हैं, तो आपको तो मुझे 40 मिनट्स देने पड़ेंगे ना और नहीं, नहीं, बिना 40 कट के मिनट्स का मैटर नहीं है, बिना मैडम। नहीं, 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 एक लफ्ज़ में तो इट्स मैं बोल नॉट ही अ नहीं मैटर पाऊँगी। ऑफ 40 नहीं, नहीं, मिनट्स। एक लफ्ज़ में बोल ही नहीं पाऊँगी, तब तो फिर मैं भी पूछ लूँगी कि मैंने 4 तो आपसे बीवियाँ क्यों रखते हैं आपसे मैंने मुसलमान? 4 सिंपल बच्चे सवाल 4 यतीम बच्चे क्यों नहीं अडॉप्ट कर मैंने लेते हैं? सिंपल नहीं, क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल आप मैं भी बोलूँगी ना कि 4 सिंपल बीवियाँ क्यों क्वेश्चन ये रखते हैं था मुसलमान मर्द? 4 बच्चे क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते हैं? सिंपल सेक्सुअल देखें डिज़ायर्स को इतना क्या इम्पोर्टेंस दिया है इस्लाम ने? मर्दों के देखें सेक्सुअल डिज़ायर्स को इतना क्या वैल्यू दे दिया इस्लाम ने? देखिए मेरी बात सुने इस्लाम में तो अडॉप्टेशन ही मना कर दिया गया। अभी मैं उसका पूरा डिटेल दे दूँगी कुरान के हिसाब से, तो नज़रें नीची हो जानी है मेरी भी। कि देखिए नहीं, क्यों नहीं, 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 अडॉप्टेशन मैं क्यों आपसे अडॉप्टेशन बंद हुआ? देखिए यू आर नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर एंड आई एम आल्सो नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर। ये कुरान हम चीज़ क्या इतना है? पढ़ते हैं, मैंने कुरान कुरान हम पढ़ा इतना है। पढ़ते हैं नाज़िया जी, मैंने कुरान कुरान हम इतना बाकायदे पढ़ते पढ़ा हैं है जितना कि हमें मुझे हमें रिलीजियस लगता हो कि ये स्कॉलर की हमें कोई फ़ायदा ज़रूरत है। नहीं है। हम मैंने उस कुरान चीज़ को न बामायने पढ़ा है, मुझे हम इसमें रिलीजियस स्कॉलर की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वो क्या नहीं कुछ पढ़ते, अलग से पढ़ कर आए हैं? कोई भी नहीं नहीं, पढ़ता। नहीं पढ़ के आए इवन ना। रिलीजियस स्कॉलर हमें वो नहीं बताता जो बताना चाहिए। वो भी हमारे साथ जिसे कहते हैं डंडी कराता है, वो वाला चूरन बेचता है जो उसको फ़ायदा दे रहा होता है। रिलीजियस स्कॉलर भी मुझे वो चूरन बेचता है जो हम उस उसको फ़ायदा कैपेबल हैं देता है। कुरान पढ़ के कोई और समझने भी मुझे के वो लिए। चूरन बेचता है जो उसको फ़ायदा देता है। हम अनफॉर्च्युनेटली हम खुद वो कैपेबल है कुरान पढ़ के समझने के लिए, ना हमें रिलीजियस स्कॉलर मुझे तो एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है। ना रिलीजियस स्कॉलर की ज़रूरत है, ना मौलवी, ना मुल्ला की ज़रूरत है हम मुझे। मैंने कहा ना कि हम वो कहते हैं ना कि हम अपने लिए बहुत अच्छे वकील और दूसरे के लिए बहुत अच्छे जज होते हैं। ये है अनफॉर्च्युनेटली हम इस बात को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। खैर यूसीसी के ऊपर बात थी। मेरा क्वेश्चन यही था
कि भाई लोगों को बुरा क्यों लगता है, लोगों को अच्छा क्यों लगता है। आपने कहा कि सारे रिलीजन को अच्छा लगता है एक्सेप्ट द मुस्लिम्स। लेकिन खैर एनीवे वो पॉइंट बीच में से रह गया। उस पॉइंट पे मैं नहीं पहुंच सका। आपने कुछ चीजें बताई कि जेंडर इक्वलिटी वाला एक पॉइंट मेरे उसमें आया, जिसके ऊपर मैंने आपसे क्वेश्चन किया। आप कहती हैं कि नेक्स्ट किसी शो में उसको फिर नहीं, मैंने करेंगे तो यूजीसी में आपको सब कुछ डिफाइन कर दिया है। कि जेंडर संविधान इक्वलिटी। लेकिन लेट्स संविधान होप से फॉर द भी बेस्ट। डिस्क्राइब कर दिया और आईपीसी से भी डिस्क्राइब किया है, इंडियन पिनल कोड से भी किया है, बिल्कुल सही है। सीआरपीसी से भी किया है, सीपीसी से भी किया है, सर्कमस्टांसेस से भी किया है, इंसिडेंट से भी किया है, एक्सीडेंट से भी किया है, सारी चीजों से मैंने आपको बिल्कुल डिस्क्राइब सही है। और अब देखना ये है कि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसा पड़ेगा। अगर ये बहुत अच्छी चीज़ होगी तो मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में भी इसको नकल करना चाहिए, लेकिन पहले वहाँ पे हो जाए और पता भी चले कि वाक़ई ये बड़ी फ़ायदे वाली चीज़ है। नाज़िया जी थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर वेलकम है। मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।